नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको हिंदी में देते हैं। तो अगर आपको कक्षा 11वीं या 12वीं को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम आज की अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अध्याय 2 क्या है? तो जीव जगत का वर्गीकरण है। इसमें आज हम भाग 10 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको भाग 9 तक पढ़ा दिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको भाग 9 तक पढ़ा दिया। आज हम भाग 10 को पढ़ेंगे। तो भाग 10 में हम क्या पढ़ेंगे? पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 10 में हम पादप जगत और जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कवक जगत पढ़ाया था, ठीक है। कवक जगत जो है, कवक जगत कल खत्म किया था मैंने, ठीक है। अभी जो हम पादप जगत और क्या पढ़ेंगे? जंतु जगत को पढ़ेंगे, ठीक है। पादप जगत और जंतु जगत जो, जैसे पादप जगत है तो अध्याय 3 में जो हम पूरा पादप जगत को पढ़ेंगे, ठीक है। और अध्याय 4 में जो हम पूरा जंतु जगत को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो आपको एक मतलब थोड़ा सा जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपको जो है एक बेसिक नॉलेज हो जाए, ठीक है। आपको जो है मैं इतना पढ़ा दूंगा, कोई बेसिक नॉलेज हो जाए कि क्या होता है पादप जगत, नहीं होता है इसमें, क्या होता है नहीं होता है, ताकि आपको अध्याय 3 को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? अभी पादप जगत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पादप जगत में क्या है। तो किंगडम प्लांटे, इसको किंगडम प्लांटे भी कहते हैं, ठीक है। तो पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल युक्त जीव शामिल हैं, ठीक है। पादप जगत में जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। आप कमेंट में बताना कि यूकैरियोटिक किसको कहते हैं या प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोटिक जीव होते हैं, कैसे जीव होंगे? पादप जगत में जितने भी जीव होंगे वो कैसे जीव होंगे? तो वो यूकैरियोटिक जीव होंगे। और उस यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होंगे, ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका होंगी तो उस कोशिका के अंदर भी क्या होगा? क्लोरोफिल युक्त होगा। क्लोरोफिल क्या करता है काम? क्लोरोफिल जो है पादप को जो है हरा दिखने में मदद करता है, ठीक है। हरा जो दिखता है, हरा हरा पर, वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है पौधों में जो है पादप जो होते हैं उनमें भोजन को तैयार करना, ठीक है। पादप जो होते हैं क्या होते हैं? वो पादप क्या होते हैं? जैसे हम लोग विषमपोषी होते हैं, पादप क्या होते हैं? लिखिए कमेंट में। पादप स्वपोषी होते हैं, ठीक है। पादप क्या होते हैं? पादप स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं? कि ये खुद के भोजन को खुद से बना सकते हैं, ठीक है। भोजन हम लोग अपने भोजन को खुद से नहीं बना सकते। अब आप ये नहीं करना सर किचन में जो भोजन बनाते हैं वो भोजन नहीं है, अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो पादप जो है वो अपने शरीर के अंदर जो अपने भोजन को स्वयं से बना सकते हैं, ठीक है। पादप के अंदर ये क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? कि वे अपने भोजन को स्वयं से बना सकते हैं, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति में बनाते हैं? हाँ, तो आपको बताया था मैंने इससे पहले भी कि पादप जो है जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है, ठीक है, तो उसकी उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो किंगडम प्लांटे में जो है पादप जगत में जो है सभी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। और उनमें क्लोरोफिल भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें आमतौर पर पादप कहा जाता है। कुछ सदस्य विषमपोषी भी होते हैं पादप जगत में भी। जो कुछ जो है कुछ सदस्य एक्सेप्शन होंगे कुछ, ठीक है। तो कुछ सदस्य क्या है? विषमपोषी हैं, ठीक है। ये अलग है। कुछ सदस्य क्या है? वो विषमपोषी हैं। सभी जो है पादप जगत में सभी क्या है? सभी नहीं होंगे, ठीक है। सभी विषमपोषी नहीं होंगे, कुछ ही विषमपोषी होंगे। और जो कुछ विषमपोषी होंगे वो क्या होंगे? कीटभक्षी और परजीवी होते हैं, ठीक। आज तक आपने पढ़ा था क्या? पादप जगत में स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पादप जगत को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे? पादप जगत में विषमपोषी जीव भी होते हैं और जो क्या होते हैं वो कीटभक्षी पौधे होते हैं या परजीवी पौधे होते हैं, ठीक। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? जो कीट मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। जब इनके पास कोई कीट मकोड़े जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उनको खा लेते हैं। जैसे अमीबा को देखें, अमीबा कैसे, इससे पहले मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। तो वो कैसे अपने भोजन को, उसके पास जब भोजन आता है तो वो दोनों अपना पट फैला के भोजन को अंदर लेते, तो अपने बॉडी को आगे बढ़ा के फिर उसको भोजन को अंदर लेता है। उसी तरह से ये कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। ये कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो है अपने भोजन को, जब भोजन इनके पास आता है तो ये उनको अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मान के चलिए ये कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। यहाँ पे इनका भोजन आया तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे खुलता है इसका मुंह और इसमें मतलब कोई पदार्थ होता है जो कीड़ों को जो इनकी तरफ आकर्षित करता है। तो जैसे ही कीड़े इसके अंदर आते हैं और ये बंद हो जाता है, ठीक है, ये बंद हो जाता है, क्या होता है? कीड़े अंदर इसके अंदर आ जाते हैं। ये क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं और उस तरह से ये अपना पोषण करते हैं, ठीक है। तो कुछ सदस्य क्या है? विषमपोषी होते हैं, जैसे कीटभक्षी और परजीवी पौधे। परजीवी पौधे क्या होते हैं? जो दूसरों के शरीर के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है। दूसरों के शरीर के ऊपर परजीवी पौधे क्या मतलब है? जैसे अमर बेल देखा होगा आपने, आम के पौधों पे एक पौधा उग जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? आम के पेड़ पर वो पूरी तरह निर्भर रहता है, ठीक है। वो ना तो अपना भोजन बनाता है ना कुछ करता है। जो आम का पेड़ भोजन बनाएगा उसी भोजन को ये भी उससे ग्रहण कर लेगा, ठीक है। आम का पौधा खत्म तो ये अमरबेल भी खत्म, ठीक है।
तो देखिए, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधों का उदाहरण है, ठीक है। आपको ये जितने भी उदाहरण जो है इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्लैडर वर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप कीट भक्षी पौधों का उदाहरण है। और अमरबेल कुस्कुटा एक परजीवी है, ठीक है। अमरबेल के बारे में जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अमरबेल को क्या कहते हैं, कुस्कुटा भी कहते हैं, और अमरबेल क्या है, एक परजीवी है, ठीक है। पादप कोशिका में यूकैरियोटिक संरचना होती है, ठीक है। पादप कोशिका में कैसी संरचना होगी, यूकैरियोटिक संरचना होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक संरचना में क्या होता है, यूकैरियोटिक में संरचना में केंद्रक जो है केंद्रक कला से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें कोशिकांग उपस्थित होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, ठीक है। तो पादप कोशिका में यूकैरियोटिक संरचना होती है जिसमें हरित लवक होती है, ठीक है। हरित लवक के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, प्लांट जो है, पौधा जो है, ठीक है, पादप जो है वो क्या दिखता है, हरा दिखता है, ठीक है। और कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। और कोशिका पादप जगत में पादप के जो है, पौधों के जो है, पेड़ पौधों के जो कोशिका होती है उनके चारों तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स शामिल हैं, ठीक है। पादप जगत में क्या क्या होंगे, शैवाल होंगे, ब्रायोफाइट्स होंगे, टेरिडोफाइट्स होंगे, जिम्नोस्पर्म्स होंगे और एंजियोस्पर्म्स शामिल हैं, ठीक है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, पुष्प वाले पौधे होते हैं। और पादप जगत में जो है 80% जो है पादप क्या है, वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो पादप जगत में क्या क्या है, तो शैवाल हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये सभी क्या है, शामिल है इसमें। इन सब को जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में किस में पढ़ेंगे, तो अध्याय 3 में इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब पौधों के जीवन चक्र में 2 अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। एक द्विगुणित बीजाणु मतलब 2n वाले बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोभिद तथा अगुणित युग्मकोभिद मतलब n वाले, ठीक है, जो अगुणित होंगे और जो द्विगुणित होंगे, 2n द्विगुणित अगुणित n, ठीक है। तो ये होंगे, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया आपको, बीजाणु कैसे जाते हैं एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं, कैसे 2n से n बनाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। और इन सब चीज़ों को जो है विस्तार में हम इससे अगले वाले जो अध्याय है, अध्याय 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पादप जगत के बारे में ही वो पूरी अध्याय ही है, ठीक है। तो देखिए फिर क्या होता है, पौधों में जीवन के चक्र के 2 अलग अलग चरण होते हैं, 2 अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोभिद जो एक दूसरे के साथ वैकल्पिक होते हैं। द्विगुणित बीजाणु मतलब 2n बीजाणु जो होते हैं वो 2n होते हैं। अगुणित युग्मकोभिद मतलब युग्मकोभिद जब बन गए तो वो क्या हो गए, n हो गए, ठीक है। तो 2n और n जो एक दूसरे के साथ वैकल्पिक हैं। अगुणित और द्विगुणित चरणों की लंबाई और ये स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। इसके जो चरणों की अगुणित चरण रहे या द्विगुणित चरण रहे, ठीक है, इनकी जो लंबाई और क्या होंगे, लंबाई क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। लंबाई और चरण मतलब लंबाई और चरण दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र रहते हैं या दूसरे पर निर्भर होते हैं, या एक दूसरे पर क्या रहते हैं, या निर्भर होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र भी रहते हैं या दूसरों पर निर्भर भी रहते हैं, ठीक है। द्विगुणित और अगुणित पे एक दूसरे पर निर्भर भी रहेंगे और एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहेंगे। क्या रहेंगे, चरणों की लंबाई, ठीक है। देखिए विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, ये जो है विभिन्न समूहों के बीच क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, संतित एकांतरण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, संतित एकांतरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जंतु जगत, अब देखते हैं हम लोग जंतु जगत के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पादप जगत पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ते हैं, जंतु जगत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस जगत के जीव विषमपोषी तथा यूकैरियोटिक होते हैं, जो बहुकोशिकीय हैं, ठीक है। पादप जगत में भी लगभग बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ क्या है, एक कोशिकीय जीव भी हैं, ठीक है। जैसे शैवाल सब हैं वो सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। लेकिन जंतु जगत में क्या है, सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। और जंतु जगत में जितने भी जीव होंगे वो क्या होंगे, विषमपोषी होंगे, ठीक है। इसमें सारे के सारे जीव जो होंगे जंतु जगत के क्या होंगे, विषमपोषी होंगे, ठीक है। विषमपोषी मतलब क्या, अपने भोजन के दूसरों के ऊपर आश्रित होंगे, ठीक है। ये खुद का भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित होंगे, ठीक है। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, इनके कोशिका में क्या होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। पादप जगत की कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन इनके कोशिका भित्ति, इनमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये जो है भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष बोलिए या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। मतलब प्रत्यक्ष, जिसको आप लोग एनसीईआरटी में प्रोक्ष लिखा हुआ होगा, यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से ये क्या होंगे, पौधों पर ही निर्भर होंगे अपने भोजन के लिए, ठीक है। अपने भोजन किसके ऊपर निर्भर होंगे, पौधों पर ही निर्भर होंगे। अगर कोई कहता है कि सर शेर मांसाहारी है, ठीक है, तो शेर अगर मांसाहारी है तो शेर किसको खाता है, शेर किसी जीव को खाता है, जैसे शेर हिरण को खाता है। हिरण किसको खाता है, हिरण पौधों को खाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, पौधों के ऊपर ही निर्भर है। अगर पौधे खत्म हो जाए इस दुनिया से, ठीक है, तो सारे जीव भी इस दुनिया से क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है पौधों को बचाइए, ठीक है।
इसलिए क्या कहा जाता है, पौधों को बचाइए। हमें क्या करना चाहिए, पौधों को बचाना चाहिए। अगर कल को आने वाले समय में अगर पौधे नहीं रहते हैं, अगर हमारे इस दुनिया से पौधे विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, पादप विलुप्त हो जाते हैं, तो हम क्या होंगे, हम भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। पौधों के बिना हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ठीक है। तो पौधे क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग जो है पौधों को बचाइए, पौधों को काटिए मत, पौधे लगाइए, ठीक है। पेड़ पौधों को वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं। जंतु जो अपने भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं, मतलब जब हम लोग खाते हैं भोजन को, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अंदर पेट में, जब हमारे पेट के अंदर जाते हैं, जब हमारे लीवर में जाता है, तो वहां हम उसको पचाते हैं, ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जंतु जगत को जो हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे, तो वहां आपको हर चीज को जो विशेष रूप से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। हर चीज को जो डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप अभी उसका जो बेसिक समझे क्या क्या वहां पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और खाद्य भंडार को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है। खाद्य भंडार को जो है ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। खाद्य भंडार क्या होता है, जैसे देखिए, कभी कभी हम ऐसे नॉर्मली हम 3 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम कहीं जाते हैं और टेस्टी खाना हमें मिल जाता है, हम क्या करते हैं 7 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी भी खा लेते हैं। तो जिस दिन हम ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारा शरीर उसको पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। जब वो खाना पच जाता है तो उससे जो है क्या होता है, ज्यादा एनर्जी बन जाता है। उस दिन क्या होता है, हम डेली 3 रोटी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो है 3 रोटी जितना ही एनर्जी हम डेली उपयोग करते हैं, ठीक है। 3 रोटी इतना ही, जितना हम 3 रोटी खाते हैं, उससे जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उतना ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उतना ही ऊर्जा हम लोग खपत करते हैं। लेकिन क्या हो गया, किसी दिन हम टेस्टी खाना बना था, हम 8 से 10 रोटी खा ली, तो वो जो 8 से 10 रोटी खाए, तो 5 या 6 रोटी जो एक्स्ट्रा खाए हम, तो उससे जो एनर्जी बनता है, उससे जो ऊर्जा बनता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो है वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। शरीर के अंदर जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो शरीर जो है उसको स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो उसको किस रूप में स्टोर करता है, किस रूप में जमा करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है, ठीक है। किसके रूप में संग्रहित करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो या और संग्रहित करते हैं, तो इसका कब उपयोग करते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग भूखे रह जाते हैं किसी कारणवश, या कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते, तो उस दिन जो है ये जो संग्रहित जो एनर्जी है, संग्रहित ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो हमारे शरीर के अंदर संग्रहित ऊर्जा है, वो ऊर्जा हम लोग उपयोग में लेते हैं, ठीक है। हमारा शरीर जो है उस ऊर्जा को उपयोग में लेता है, जो संग्रहित ऊर्जा रहता है उस ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं, ठीक है। या कभी कभी हम किसी दिन ज्यादा काम कर लेते हैं, किसी दिन ज्यादा दौड़ धूप लिए, खेल कूद लिए, उस दिन जो है हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन से लेते हैं। ग्लाइकोजन जो है हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो जमा है, ठीक है, ऊर्जा जो संग्रहित किया हुआ था शरीर हमारा पहले से, तो उस ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। इनके पोषण का तरीका होलोजोइक प्राणी संपोषण होता है। इनमें जो है पोषण का तरीका क्या होता है, होलोजोइक होता है, यानी कि प्राणी संपोषण होता है। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसको निगल लेते हैं, तो क्या हो गया वो प्राणी, क्या हो गया वो प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए इनमें जो है एक निश्चित विकास पैटर्न का पालन करते हैं। ये जो है क्या करते हैं, ये इनमें जीव जंतु जो है वो क्या होंगे, इनमें जो है निश्चित विकास पैटर्न होंगे, ठीक है। विकास पैटर्न का पालन करेंगे, मतलब क्या कि जैसे देखिए ये जन्म लेंगे, ठीक है, जंतु जन्म लेते हैं, इससे फिर थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है, फिर और बड़े होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, मतलब युवावस्था में जाते हैं, फिर वहां से वृद्धावस्था में जाते हैं। तो इनमें जो है क्या होता है, एक पैटर्न होता है जिसका ये पालन करते हैं। एक निश्चित विकास का पैटर्न होता है जिनको जीव जंतु पालन करते हैं, ठीक है। जंतु जगत में जितने भी जीव है वो पालन करते हैं। और देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ये एक निश्चित विकास पैटर्न का पालन करते हैं और वयस्कों में विकसित होते हैं, जिनका एक निश्चित आकार और माप होता है। जब ये वयस्क में होते हैं, जब हम लोग वयस्क में हो जाते हैं, तो हमारे शरीर की लंबाई चौड़ाई का एक निश्चित आकार होता है, ठीक। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होता है। उच्च कोटि के जीव जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों में क्या है, हम लोग क्या उच्च कोटि के जीव हैं। जीव देखिए जीव छोटे भी हैं, जीव बड़े भी हैं, तो यहाँ क्या कर रहा है, उच्च कोटि के जीव जो उच्च कोटि में आते हैं, जो ऊंचे वर्ग में आते हैं, उनमें जो उच्च कोटि के जीवों में क्या होता है, विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होता है, ठीक है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं, ठीक। उच्च कोटि के जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हम ही लोग से मिलते जुलते जो और भी जीव हैं, जैसे बंदर हो गए, या फिर उच्च कोटि के और भी जानवर हो गए, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गई, ये सब क्या है, उच्च कोटि के हैं। तो ये सब क्या है, चलने फिरने में भी सक्षम होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, संविदा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होता है, ठीक है। देखिए जंतु जगत में जो जितने भी जीव हैं ज्यादातर लैंगिक जनन ही करते हैं। कुछ ही होंगे जो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या वो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक। लैंगिक जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन कैसे होता है, तो नर और मादा युग्मक जब एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं तो वहां क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है।
और जंतु जगत में लैंगिक जनन कैसे होता है? जब नर तथा मादा के संगम के द्वारा होता है। नर और मादा जब संगम करते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के साथ संलयन करते हैं और वहां से युग्मनज बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि भ्रूण का विकास होता है। जिससे क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से जो है धीरे धीरे क्या बनता है? तो एक छोटा शिशु बनता है, फिर छोटा जीव बनता है, ठीक है। मानव में जो छोटा एक शिशु का विकास होता है, ठीक है। भ्रूण से जो एक छोटा शिशु बनता है और शिशु फिर आगे अपनी प्रक्रिया, जीवन की प्रक्रिया को चलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है जंतु जगत में क्या होगा? जंतु जगत में लैंगिक जनन से ज्यादातर जीव जो है लैंगिक जनन से जनन करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, जंतु जगत तक, ठीक है। तो आज हम अपना जो ये क्लास है यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया है कि सर यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय।